स्पेस म्यूजियम झांसी में। अब आप पूछेंगे मैं कौन? मेरा नाम आर्यभट्ट है। मेरा जन्म लगभग 476 ईस्वी में बिहार राज्य के कुसुमापुरा, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जो कि आज आधुनिक पटना है, वहां पर हुआ था। उस समय पाटलिपुत्र पर गुप्त वंश का शासन चल रहा था। इस अद्भुत धरा से मुझे संबंधित होने पर गर्व है, जिसने विश्व को ज्ञान, मार्गदर्शन तथा सबसे ज्यादा सत्य की खोज की झलक दी है। मुझे कई खोजों का श्रेय दिया गया है, परंतु मेरी इस असंख्य खोजों की यात्रा में मैं माता सरस्वती को उनके आशीर्वाद एवं उनके मार्गदर्शन के लिए श्रेय देता हूं। मुझे फोनेमिक नंबर नोटेशन यानी ध्वन्यात्मक संख्या संकेतन की आधुनिक प्रणाली की रचना के लिए जाना जाता है, जिसमें संख्याओं को कॉन्सोनेंट वावल मोनोसिलेबल्स अर्थात व्यंजन स्वर मोनोसिलेबल्स के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका आप सभी उपयोग करते हैं। बाद में ब्रह्मगुप्त जैसे ज्ञानियों ने मेरे कार्य को गणित अर्थात मैथमेटिक्स, काल क्रिया अर्थात कैलकुलेशन ऑफ टाइम तथा गोलपद अर्थात स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी में विभाजित कर दिया। मुझे शुद्ध गणित में पाई का मान निर्धारित करने के लिए जाना जाता है। लैम्बर्ट के ऐसा करने से लगभग 1300 वर्ष पहले। इसके अलावा स्क्वायर अर्थात वर्ग और क्यूब रूट्स अर्थात घनमूल, मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अर्थात द्विघात समीकरण, साइन टेबल अर्थात ज्या सारणी तथा और भी बहुत कुछ। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में मैंने सौर और चंद्र ग्रहणों पर गणना देने के लिए प्लेन ट्रिग्नोमेट्री अर्थात समतल त्रिकोणमिति को स्फेरिकल ज्योमेट्री अर्थात गोलाकार ज्यामिति में लागू किया। साथ ही साथ ये सिद्धांत भी दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती है। मैं पृथ्वी के व्यास की सही गणना करने में भी पूर्ण रूप से सक्षम हुआ। हीलियोसेंट्रिसिज्म अर्थात सूर्य केंद्रीयता के सिद्धांतों सहित मेरी कई गणितीय प्रक्रियाएं आज जटिल खगोलीय गणनाओं का आधार बनती है। इसीलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने अपने पहले उपग्रह का नाम मेरे नाम पर रखा था। मैं इस अंतरिक्ष संग्रहालय में आप सभी का पूर्ण रूप से स्वागत करता हूं, ताकि आप मेरे परिदर्शन खुद की तथा साथ ही साथ आपके बाद आने वाली कई पीढ़ियों की सहायता के लिए ज्ञान के प्रति प्रेम, उसका पोषण व उसकी और भी तलाश करें। ये जानकर हमेशा गर्व महसूस करें कि आप उस भूमि के निवासी हैं झांसी में, जहाँ कई महान दार्शनिक देश में ऐसे महान गणित में सब भारतीय योगदान प्राचीन काल से मानव जाति की अनंतता सहायता की है। ब्रह्मांड का अंग्रेजी नाम यूनिवर्स, लैटिन शब्द यूनिवर्सल से लिया गया है, जो कि अंतरिक्ष और समय से बना है, और इसमें मूलतः ग्रह, तारे
आकाश गंगाएं एवं पदार्थ और ऊर्जा के अन्य सभी रूप शामिल हैं। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के निर्माण और विकास की सबसे स्वीकृत ब्रह्मांड संबंधी विवरणों में से एक है। ये थियरी बताती है कि अंतरिक्ष और समय लगभग 13.787 बिलियन वर्ष पहले एक साथ मिल गए थे। इसमें यह भी कहा गया है कि तब से ब्रह्मांड का विस्तार होता आ रहा है। हालांकि ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है, परंतु यूनिवर्स की इन्फ्लेशनरी इक्वेशन ये इशारा करती है कि ब्रह्मांड का न्यूनतम व्यास 23 लाख करोड़ प्रकाश वर्ष होना चाहिए। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना भी संभव है, समझो बढ़िया जिसका व्यास आज के दिन लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है और हमारी बातों के बीच यानी इस क्षण वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिग बैंग के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के साथ शुरुआत से मौजूद ऊर्जा और पदार्थ कम घने हो गए। एक शुरुआती त्वरित विस्तार अवधि के बाद, जिसे लगभग 10 की घात 32 सेकंड में इन्फ्लेशनरी इपॉक के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ और तब से इसका विस्तार जारी है। इसने पहले परमाणु उपकणों और सरल परमाणुओं को बनाने की अनुमति दी। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में डार्क मैटर धीरे धीरे इकट्ठा होकर फिलामेंट्स और रिक्त स्थान की फोम जैसी संरचना बनाता है, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल बनते हैं। ये तत्व उन जगहों में चले गए जहां डार्क मैटर सबसे अधिक घना था। इस तरह पहली आकाश गंगा में सितारे और ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का निर्माण हुआ। चलो और स्पेस म्यूजियम में आगे बढ़ेंगे। प्रारंभिक गर्म और सघन अवस्था को प्लैंक इपॉक अर्थात प्लैंक युग के नाम से जाना जाता है। समय की एक ऐसी संक्षिप्त अवधि जो शून्य समय से एक प्लैंक समय की इकाई तक फैली हुई है, जो लगभग 43 की घात 10 सेकंड है। प्लैंक इपॉक के बाद अंतरिक्ष विस्तार हमारी अपनी समझ से अलग था। अंतरिक्ष में वस्तुएं भौतिक रूप से नहीं हिलती, बल्कि समय को परिभाषा देने वाला मैट्रिक ही बदल गया। ब्रह्मांड के लगातार बढ़ते आकार के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा घनत्व भी लगभग 47,000 वर्षों में पदार्थ की ऊर्जा घनत्व फोटॉन और न्यूट्रिनो से अधिक हो गई है और इस तरह ब्रह्मांड के व्यवहार को प्रभावित कर रेडिएशन डोमिनेटेड अर्थात विकिरण प्रधान युग के अंत और पदार्थ प्रधान युग के प्रारंभ को चिह्नित किया। गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर पदार्थ ने बड़े गैस के बादल बनाए, जिनसे तारे और आकाश गंगाएं पैदा हुई। ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय ऊर्जा भी मौजूद है, जिसका घनत्व अजीब तरह से समय के साथ नहीं बदलता। डार्क एनर्जी
लगभग 9.8 अरब वर्षों के बाद ब्रह्मांड अंततः इतना विस्तारित हो गया था कि जिसके पदार्थ का घनत्व डार्क एनर्जी के घनत्व से कम हो गया। इससे वर्तमान में अंधकार ऊर्जा प्रधान युग की शुरुआत हुई। संयोग से डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। आगे बढ़ो। तो अगर आपको वेट करना है तो आपको यहाँ पे कोई स्क्रीन क्लीन नहीं होगी, सेल्फ स्टडी करना है आप लोगों को। सेल्फ स्टडी काउंटर। क्या वो दिख रहा है। चेंज कर। विक्रम साराभाई समेत कई नामचीन चेहरे एक ऐसे संस्थान को खड़ा करने में लगे थे जो जमीन पर बैठकर आसमान की खबर हम तक पहुंचा सकता था। और इसी कड़ी में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष देखिए भैया, आप लोग गिलास से पहले दूर रहिए। अगर गिलास वगैरह टूटता तो पेनल्टी आप देंगे ना गिलास। कोई भी चीज को टच नहीं करना है। अब चाहे मर्जी जहाँ है वहाँ खड़े रहिए। जब दुनिया चांद पर कदम जमा चुकी थी, तब भारत भी आसमान को करीब से झांकने की तैयारी में जुटा था। इस सपने को साकार करने के लिए तब महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई समेत कई नामचीन चेहरे एक ऐसे संस्थान को खड़ा करने में लगे थे जो जमीन पर बैठकर आसमान की खबर हम तक पहुंचा सकता था। और इसी कड़ी में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 15 अगस्त 1969 को हकीकत के धरातल पर उतरी। जितना रोचक इसकी स्थापना का प्रसंग है, उतना ही इसकी शुरुआत की कहानी दिलचस्प। इन तस्वीरों को देखिए। प्रक्षेपण के लिए तब छोटे रॉकेट की कलपुर्जे बैलगाड़ी और साइकिल तक से ढोए गए थे। 54 साल बाद बीते दिनों चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण ने इसरो की उपलब्धियों में एक नहीं बल्कि 4 चांद लगा दिए। सारी दुनिया भारत की इस अंतरिक्ष एजेंसी का न सिर्फ लोहा मान रही है, बल्कि दुनिया की प्रमुख 5 स्पेस एजेंसियों में इसका नाम शुमार हो चुका है। आखिर इसरो का अब तक का कैसा रहा है सफर? कितनी चुनौतियों का सामना कर वो आज इस मंजिल तक पहुंची है? चलिए डालते हैं एक नजर उसकी अब तक की यात्रा पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आज जिस मुकाम पर है, इसके पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत 1920 के दशक में ही हो गई थी। 2 महान वैज्ञानिकों होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई ने कई सारे प्रयोग करके अंतरिक्ष अनुसंधानों का निर्माण किया। अपनी सोच और समझ ने इसरो के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1969 में इस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को ही तत्कालीन रूप से इसरो का नाम दे दिया गया। इसरो का मुख्य कार्य वैसे तो अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाले व्हीकल सिस्टम और साउंडिंग रॉकेट के संपूर्ण डिजाइन बनाना, उसका विकास और उन्हें ठीक तरह से अंतरिक्ष में लॉन्च करने का है। लेकिन इसरो समय समय पर संचार उपग्रहों को भी डिजाइन कर उन्हें अंतरिक्ष में भेजता रहा है। यदि आज के समय तक इसरो की कामयाबी के बारे में बात की जाए
तो इसरो द्वारा सैकड़ों की संख्या में सैटेलाइट अंतरिक्ष की ओर लॉन्च किए गए हैं। इसरो ने केवल भारत के लिए ही यान लॉन्च नहीं किए, बल्कि इनमें से अधिकतर यान विदेशों के लिए लॉन्च किए गए। भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इसरो ने अब तक पूरे भारत में अपने 20 महत्वपूर्ण सेंटर स्थापित किए हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्देश्यों से अलग अलग भारतीय अनुसंधान के केंद्र बनाए गए हैं। इसरो की सबसे बड़ी और अहम उपलब्धि चंद्रयान की रही, क्योंकि इस यान ने चंद्रमा पर पानी की खोज करके वहां भारत देश का परचम लहराया और चांद पर खोज करने वाला पहला देश बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसरो ने फिर से चंद्रयान 2 का निर्माण किया। चांद की यात्रा करने के बाद इसरो ने मंगल की यात्रा 2013 में की, जिसे मिशन मंगल का नाम दिया गया। 2017 में भी एक ऐतिहासिक क्षण तब आया जब इसरो ने फरवरी महीने में एक ही मिशन पर 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर कीर्तिमान रच दिया। फिर 2019 में इसरो ने दूसरा मून मिशन चंद्रयान भेजा और आखिरकार 23 अगस्त 2023 को चांद पर कदम रख नया इतिहास रच डाला। भारत आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में अग्रणी देश बन चुका है और इसका श्रेय जाता है इसरो को। इसके बावजूद इसरो के विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों, उपग्रह प्रक्षेपणों और अनुसंधान परियोजनाओं पर काम थमे नहीं। इसरो का सफर जारी है। इसरो की इस सफलता को सलाम। लो बगल से निकाल, पीछे से